स्वागत है आज के इस लाइव प्रोग्राम में लिव 16 लुक 16 ऐशो क्लब। ऐशो क्लब उन लोगों के लिए जो लाइफ में लग्जरी को अटेन करने की हिम्मत रखते हैं, जो ये ड्रीम कर सकते हैं, जो ये बिलीव कर सकते हैं कि हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और जो भी आपकी डिज़ायर है आप उसको पूरा कर सकते हैं, बशर्ते आप डिजर्विंगनेस कमा सकें। तो आइए स्वागत करते हैं आज हमारे गेस्ट स्पीकर और हमारे मेंटोर प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल का। प्रणाम अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शो में। ऐशो क्लब बात कर रहा है लिव 16 लुक 16 के बारे में और आप अक्सर बात करते हैं कि एक आइडिया को जब हम फिजिकल वर्ल्ड में कन्वर्ट करते हैं तो वो उसके लिए फिजियो वर्चुअल कंसेप्ट हमें समझना होता है। फिजियो वर्चुअल इज कन्वर्टिंग एन आइडिया इनटू physical, am I right? Yeah. Okay. So idea is virtual, and when that idea becomes usable, so it is physical. Okay. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है सबसे पहले कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एक आइडिया हमारी जिंदगी बदल सकता है? एक्चुअली जिंदगी तो आइडिया ही बदलता है, देखा जाए तो। एक आइडिया क्या, आइडिया तो एक रहता ही नहीं। आइडिया तो रोज आइडिया आते हैं, रोज क्या हर समय मेरे ख्याल से दिमाग में आइडिया चलते रहते हैं और हर आइडिया जिंदगी बदलने की कैपेबिलिटी रखता है। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट हमें आइडिया समझ ही नहीं आता। हमें क्या आइडिया आया और इसका क्या करना है यही नहीं पता। हजारों आइडिया आए हैं, उन हजारों आइडिया में से कौन सा एक मैं करूं ये पता नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हमें एक ही आइडिया आए और उसका हम यूज करें और उससे हमारी जिंदगी बदल जाए। अब यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली है, द लाइन, जिंदगी बदल जाती है। वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, बट दे नेवर टॉक अबाउट के इन विच डायरेक्शन इट विल गेट चेंज। माइंड इट। तो आपको यही नहीं पता लगेगा कि आप एक जो बात चेंज की बात कर रहे हो और वो चेंज के लिए उसने कभी ये नहीं बताने की कोशिश की कि वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, इट विल मेक इट ए मेस और इट विल मेक इट ए हैप्पीनेस। हाँ जी। सो अश्विनी जी, जो आजकल स्टार्टअप का कंसेप्ट चल रहा है, एक हमारे जो युवा पीढ़ी है उसके दिमाग में इस तरह के विचार चलते हैं कि मुझे एक आइडिया मिले और कोई मुझे फंडिंग दे दे तो मैं बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। आपने कहा कि ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर हमारा वो आइडिया ठीक मटेरियलाइज नहीं हुआ तो नेचुरली हमारी लाइफ एक मेस बन सकती है, कई डायमेंशन में हमें फेलियर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम किसी आइडिया पे काम करने से पहले ये कैसे डिसाइड करें कि this idea is going to change my life in the direction I want it to, I mean, हम ये कैसे डिसाइड करें कि मुझे इस आइडिया पे काम करना है या नहीं करना है? बहुत सिंपल इसका आंसर है, इफ यू आर लुकिंग फॉर फंडिंग फ्रॉम आउटसाइड तो इसका मतलब आइडिया फेल है। ओके। अगर तुम अपने आइडिया को तुम ही अगर कहते हैं कि खेती करते हो तो बीज जो डालता है वही खाद डालेगा, वही पानी डालेगा। हाँ जी। नेचुरल सी बात है, क्योंकि उसको पता है कि जो बीज डाला है उसके हिसाब से मैं उसके अंदर मैन्योवर और वो जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करूँ। हाँ जी। मैं अगर पूरी नहीं कर सकता हूँ तो और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कोई और आकर के कर दे उसको, तो मेरे ख्याल से इट इज टू मच। आई मीन यू आर इंसर्टिंग द फेलियर राइट फ्रॉम डे वन। नहीं, एक्चुअली जो बिजनेस का कंसेप्ट है वो ये कि हम जितना इन्वेस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हमारे पास फंड्स नहीं हैं और हम कहीं से फंडिंग करा रहे हैं तो इसमें क्या आपको कोई तुम्हारे आइडिया को क्यों, उसके पास आइडियाज की कमी है क्या? जो तुम्हें पैसे देगा उसके पास आइडियाज की कमी है क्या? अगर हमारे आइडिया में दम है तो नेचुरली वो आइडिया पे फंडिंग। तो अगर तुमने उससे आइडिया डिस्कस करने जाओगे ना कि भाई हमें फंड चाहिए इस आइडिया के लिए, तो आइडिया तो तुमने पहले ही दे दिया, व्हाई शुड ही गिव फंड्स? अब ये सभी कॉर्पोरेट हाउसेस, जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, हम बिग शार्क टैंक करके एक प्रोग्राम भी अब टीवी चैनल्स पे आ रहा है और सभी कॉर्पोरेट हाउसेस
कहीं ना कहीं फंडिंग देते ही हैं स्टार्टअप्स के लिए। देखो द वर्ड यू शार्क टैंक। शार्क, जी। तो फिर तो तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते ना, शार्क के सामने तुम एग्जिस्ट करोगे क्या? हाँ, हम स्मॉल फिश होते हैं और वो शार्क्स होते हैं। अरे स्मॉल शार्क के आगे तो स्मॉल और बिग इज इमटेरियल। आई मीन इमेजिन व्हाट यू आर टॉकिंग, कि शार्क के पास जाकर के अपना आइडिया तुम दे रहे हो और यू एक्सपेक्ट दैट यू विल गेट समथिंग वर्थवाइल। You will not even get the salary what you might get if you do a job. Try to understand words. जी। ओके, तो ये तो हो गया बिजनेस पर्सपेक्टिव से कि हमें फंडिंग अगर कहीं बाहर से लेनी पड़ रही है तो नेचुरली हम वो आइडिया फेल है। आप ये समझ लो कि जो आइडिया पे फंड्स बाहर से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो आइडिया फेल है। हम और अगर बाई चांस वो आइडिया में कुछ स्कोप है तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ओके। जी। अच्छा, अब दूसरे कंसेप्ट में देखें कि जो हमारी पर्सनल लाइफ होती है, हम पर्सनल लाइफ को दिन ब दिन बेहतर करना चाहते हैं, अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हम लगातार सोचते हैं कि मैं क्या करूं। सपोज हमारी पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो वी कीप ऑन कॉन्टिन्यूसली थिंकिंग कि मैं अपनी मदर को अपना पॉइंट ऐसे कन्वे करूं, मैं अपने फादर को ऐसे एग्री कराऊं, कन्विंस करूं उन्हें कि वो मेरी बात को एक्सेप्ट करें या समझें। अंडरस्टैंडिंग इश्यूज जो होते हैं या इवन स्पाउसेस के बीच में, तो यहाँ पे भी वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सम आइडियाज। पर मुझे कौन से आइडिया को मटेरियलाइज करना है, मुझे उसके क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट बिफोर हैंड। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम कैसे ये जज कर सकते हैं कि इस आइडिया पे काम करके मुझे वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो मैं चाह रही हूँ। ये एक्चुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या, एक छोटा सा वो बताता हूँ कि मान लो मेरे पास 1000 आइडियाज है किसी पर्पस के लिए, और उन आइडियाज में से मैं स्टार्ट करता हूं कि पहला आइडिया जो मेरे को आया वो यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेट मी ट्राई दिस, और मैं उसको ट्राई करता हूं एंड इट फेल्स। तो आई सेड फाइन, आई विल ट्राई द सेकंड वन, इट फेल्स। आई विल ट्राई द थर्ड वन, it fails. I tried the fourth one, it gave me 5% results. तो ऐसे करते करते 1000 आइडियाज को मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूं। डोंट यू थिंक इट इज अ स्टूपिड आइडिया कि 1000 आइडिया मैं ट्राई करूंगा और एक आइडिया को और एक दिन भी लगता है मेरे को, तो आई हैव वेस्टेड 3 years। यही हो रहा है। पेरेंट एक ऐसा चीज है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में रिलेशनशिप। जो हमारी मिडिल एजेड जनरेशन है, दिस जनरेशन इज टोटली स्ट्रगलिंग। पेरेंट्स को अपनी बात पॉइंट कन्वे करना, बच्चों को अपना पॉइंट कन्वे करना, दोनों ही अपने आप में एक बड़ा टास्क है। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि शायद हमारा बच्चा ऐसे हमारी बात माने, अल्टीमेटली हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो नेचुरली एक्सपेरिमेंटिंग हमें ना करनी पड़े या हमारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पॉजिटिव ही आए, ये हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं? देखो, वो तब तक नहीं आ सकता जब तक तुम दूसरों के आइडियाज पे काम कर रहे हो। आज की तारीख में, आज की डेट में मैक्सिमम पीपल आर गेटिंग सेम आइडियाज फॉर एनी प्रॉब्लम बिकॉज दे आर ड्रॉइंग आइडियाज फ्रॉम गूगल बाबा। दैट इज द प्रॉब्लम कि हम लोगों के पास आइडियाज, लोगों के आइडियाज नहीं है जो हमारे आसपास घूम रहे हैं। उनसे अगर हम डिस्कस करें तो हमें 4 ही आइडिया आएंगे, 1000 आएंगे ही नहीं। गूगल तो तुम्हें 10 पेज का रिजल्ट दे देगा, हर पेज में 50-50 लोग बैठा दिए तो 500 का रिजल्ट दे दिया, तो वो 500 आइडिया तुम लेकर के चल दिए। दैट इज द प्रॉब्लम। और दैट सेम 500 आइडियाज आर टेकन बाय अनदर पर्सन, अनदर पर्सन, अनदर पर्सन। Even children have the same ideas and the parents have the same ideas. Because source of ideas is same. तो वो कभी solution निकलेगा ही नहीं, confused रहोगे हमेशा। तो उसका better option ये है, I would like to point out
कि अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो स्टार्ट गोइंग टू टेम्पल्स, मंदिर जाना सीखो। हाँ जी। मंदिर जाओगे, वहां पर फिजिकल लोग होंगे। आई एम 100% श्योर यू विल गेट ओनली 4 आइडियाज, 3 आइडियाज फॉर द प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग। अब मंदिर जाकर हम जो हमारी घर की पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप्स की, जो बिल्कुल हमारी निजी समस्याएं हैं, हम गूगल से तो डिस्कस कर सकते हैं, मंदिर में हम किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। आई एम सरप्राइज्ड कि पर्सनल प्रॉब्लम गूगल से अगर तुम सर्च करोगे तो उसमें तो तुम्हें मिलेगा क्या? उसमें चलो मिलेगा 500 आइडियाज मिले, उसका करोगे क्या तुम? और वहां मंदिर में जाने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यू डोंट नीड टू डिस्कस इट। दैट इज द की आई एम ट्राइंग टू कन्वे दैट मंदिर जब जाते हो तो you don't need to discuss it with public, with anyone for that matter. You just go there and I am sure 100% that आप तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें वहां पर मिल जाएगा। Spend 10 minutes there. अश्विनी जी, अगर आप सिर्फ मंदिर की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ गुरुद्वारे या मस्जिद नहीं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली मंदिर, एंड दैट टू द टेम्पल्स विच आर मोस्टली हैविंग वन वो जिसको कहते हैं एक मूर्ति होनी चाहिए उसमें, प्रेफरेबली। एटलीस्ट 1 या मैक्सिमम नहीं, 1 वाला मंदिर में जाओगे तो बेटर है। और अगर एक ही प्रेमिसेस में अलग अलग उसमें प्लेस किए हुए हैं वो, तो फिर तुम अपने मन के उस पे जा सकते हो। बिकॉज यू हैव टू चूज 1 and choose that relevant one about which you want to discuss your problem for. तुम्हें जो प्रॉब्लम का तुम डिस्कशन मार्केट में नहीं कर सकते, गूगल पर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर देवता के पास जाकर के तुम अपनी प्रॉब्लम को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम श्योर, जस्ट स्पेंड 10 minutes there and you will find 2 or 3 alternatives of the solution of the problem. May not be in one time because you may not be able to understand the language of the murti giving you the proper solution. Okay. So the key is that ये नहीं है कि तुम एक ही बार गए और पहली बार में तुम्हें आंसर मिल गया। आंसर तो तुम्हें पहली बार मिल जाएगा, but the problem is that do you understand the language conveyed by the other person, the मूर्ति और the देवता जो जिसके पास तुम गए हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने आइडियाज पे काम कर रहे हैं, बी इट एट प्रोफेशनल लेवल और पर्सनल एनी लेवल, तो हमें पहले किसी मूर्ति से डिस्कस कर लेना चाहिए। डिपेंड करता है कि आइडिया क्या है तुम्हारा, मतलब किससे रिलेटेड है। इफ यू बी एबल टू फाइंड आउट के कौन से देवता के पास जाऊं, 33 करोड़ है। नहीं, ऐसे थोड़े ही है कि अब मुझे प्रोफेशनल लेवल पे बात करनी है तो मैं इन पर्टिकुलर देवता के पास जाऊंगी, या मुझे पर्सनल लेवल पे बात करनी है तो मैं इन्हीं वाले। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम, नॉट द पर्सनल और प्रोफेशनल। किस टाइप की प्रॉब्लम है, तुम्हें उस टाइप के देवता के पास जाना है। नहीं, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो फिर इसीलिए तो मंदिर जाना छोड़ दिया लोगों ने। बट इट इज डेफिनेटली पॉसिबल, इट इज पॉसिबल एक्चुअली कि तुम्हें दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। If you know your problem, you will definitely go to that relevant devta and I am 100% sure you will get the answer. मैक्सिमम लोग जो जितना भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैक्सिमम लोग इस समय ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। द लैक ऑफ मनी इन देयर लाइफ, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे तकरीबन सभी जूझ रहे हैं। इमटेरियल की उनकी कितनी इनकम है, ठीक है, तो कौन से देवता के पास आज जाना चाहिए? करेक्ट। तो कौन सा पैसा कमाना चाहते हो, नंबर 2 का, नंबर 1 का? पैसा होगा। तो फिर इसका कोई देवता अवेलेबल नहीं है। पर कमाने वाले तो कमा रहे हैं। कमाओ, देवता कोई अवेलेबल नहीं है। देवता इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू देयर। कुछ लोग बहुत ज्यादा कमा पा रहे हैं, बाकी लोग सोच रहे हैं कि वो कमा गए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसके लिए कोई देवता अवेलेबल है ही नहीं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि इसके लिए कोई देवता अवेलेबल नहीं है। जी अच्छा अश्विनी जी, आपसे ये भी समझना चाहते थे हम कि जब फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड की आप बात करते हैं
कि आप अपने आइडिया को फिजिकल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी कुछ तैयारी करते हैं उसे फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड कहा जाता है जी। तो इसमें एक और समस्या ये आती है कि जो कई बार हमारी तैयारी में कमी रह जाती है। हमें आइडिया था, सपोज हम एक मकान बनाना हमने शुरू किया और हमने उसको 6 महीने में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। हमने अपने पसंद से मकान बनाया, उसका ड्रेनेज, उसका स्लोप, उसका वेंटिलेशन, सब कुछ हमने ध्यान रखा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें लगा कि एक कमी रह गई। अब ऐसा क्यों होता है कि कमी रह जाती है? क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज टोटली मिसिंग। हम लोग जो प्लान करते हैं, पहली बात तो जो मकान की बात अगर तुमने एग्जांपल लिया तो वी डू नॉट बॉदर अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस एट ऑल। व्हेन वी स्टार्ट मेकिंग इट, स्टार्ट क्रिएटिंग ए मैप ऑफ इट, तो हम लोग रूल्स को देखना छोड़ देते हैं। हम समझने की कोशिश ही नहीं करते कि व्हाट आर द लॉज फॉर द मेकिंग ए हाउस। गवर्नमेंट लॉज, नेचुरली द लॉ ऑफ द लैंड। गवर्नमेंट लॉज से क्या फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ेगा। तुम्हारा सारा स्ट्रक्चर अगर तुम गवर्नमेंट के लॉज के हिसाब से बनाओगे तो कोई कमी रह नहीं सकती उसमें। क्योंकि गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है वो इट कंसिडर्स ऑल काइंड ऑफ फैक्टर्स। इट्स ए टीम हु डिसाइड दैट दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स विच एवरी हाउस शुड हैव फॉर लिविंग। तो दोज लॉज आर मेड with a lot of efforts put in by the people who are law making law. तो लॉज को कंसिडर करके ही चलोगे तो तुम्हारे को घर में कभी कमी नहीं रहेगी, ये पक्की बात है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मकान को बनाने के चक्कर में लॉज को टोटल इग्नोर कर देते हैं, लॉ ऑफ द लैंड। एक्चुअली लॉ अबाइडिंग का एक मतलब संविधान के तहत ही चलें, ये कहने में सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम संविधान के तहत ही हमेशा चलने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगेंगी, खासतौर से अपने बिजनेस करने में। टैक्स से रिलेटेड जो लॉज बने हुए हैं या कई बार बिजनेस के लाइसेंस हमें चाहिए तो उसके जो लॉज हैं उनमें इतना डिस्क्रिपेंसी है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि आम जनता, खासतौर से भारत में मैं देखती हूँ कि हम लोग ये मानने लगे हैं कि लॉस से जितनी दूरी बना के रखें उतना अच्छा। यही प्रॉब्लम है कि ऐसी एजुकेशन किस काम की जो तुम्हें एंटी सोशल एक्टिविटी में प्रमोट करे, करने को पुश करे। एंटी लॉ और एंटी सोशल अलग अलग चीज नहीं, एक ही बात है। एंटी लॉ इज एंटी सोशल ओनली। लॉ बना किस लिए है? सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए तो लॉ बने हैं। तो एंटी सोशल एक्टिविटीज में ही जाते हैं और इसीलिए कोई ना कोई कमी रह जाती है। बिकॉज वी आर अफ्रेड, वी हैव ए फियर, इसलिए कमी रह जाती है। हम लोग कुछ छुपाने की चक्कर में 4 चीजें ऐसी बना लेते हैं जिसकी वजह से जो एक्चुअल चीज चाहिए थी वो मिस हो गई, और बाकी 4 चीजें जो फैब्रिकेट करी हमने जस्ट टू हाइड दी आई मीन सेव सेल्फ फ्रॉम दी लॉ। उसके लिए 4 आर्टिफिशियल चीजें बना दी जिनकी जरूरत थी नहीं। अब जैसे हम रोड पे जाते हैं और स्पीड लिमिट का एक लॉ होता है कि आपको 100 से ऊपर स्पीड नहीं रखनी है, या 80 या कई जगह 60, ये मैक्सिमम 120 भी बहुत, 120 आई डोंट थिंक इंडिया में कहीं होती है स्पीड लिमिट। जबकि आम तौर पे आप देखेंगे तो तकरीबन सभी लोग उस लिमिट को क्रॉस कर रहे होते हैं और दे आर सेफ। दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज कि जो लॉ बनाए गए हैं उसको कोई समझना नहीं चाहता कि दे आर मेड नॉट फॉर यू, दे आर मेड फॉर द सोसाइटी, एंड तुम फॉलो नहीं कर रहे हो, एग्रीड, बट बाई चांस तुम्हारे आगे आ गया कोई और हिट किया तो फिर तुम्हें कहेगा कि वो मेरे आगे आ गया, फिर तुम लोग कहोगे कि वो मेरे आगे आ गया और एक्सीडेंट हो गया, तो गलती उसकी है, तो क्या होगा? ओके, तो इसका मतलब ये है कि जब हम अपने आइडिया पे काम कर रहे हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि फंडिंग कभी भी दूसरे से अगर हमें लेनी पड़ रही है तो हमारा वो आइडिया फेल होने वाला है। 100% फेल होने वाले का यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स है। एक तो डेफिनेटली दैट आइडिया इज वर्थ नथिंग, सेकेंड थिंग इज दैट इफ दैट आइडिया इज वर्थ
worth something, then you are entering into a dispute with the person with whom you are discussing. So at the end of the day, you are not going to get anything out of it. ओके जी, और दूसरा आपने ये बताया कि हमें लॉज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ मेकर्स आर मेकिंग लॉ फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, नॉट यू। माइंड इट। लॉज जो बनते हैं वो सोसाइटी को ध्यान में रख के बनते हैं। हाँ जी। तो एंड आई एम ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी। People think that I am not a part of the society and these laws are not made for me. That is what it starts causing the problems. Once you start considering yourself as a part of society, I am 100% sure that you will never break a law. Okay. जी। तो इसके अलावा हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जब हम किसी आइडिया पे काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर है। मैं यहाँ पे खासतौर से स्टार्टअप्स के कंटेक्स्ट में पूछ रही हूँ क्योंकि एक समय था जब सिर्फ जॉब के बारे में ही लोग सोचते थे और एक ढर्रे पर चलना है ऐसा ही बिलीफ रखते थे। लेकिन आज हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो गूगल देखकर, यूट्यूब देखकर बड़ी हुई है, वो हर तरफ से मल्टी डायमेंशनल सोचती है। तो किसी भी आइडिया पे वो लोग काम करना चाहते हैं, कहीं से भी कोई कंसेप्ट ले आते हैं। यहाँ कोई रिलीजन का मतलब नहीं रह गया, परंपरा का मतलब नहीं रह गया, कल्चर की कोई बाउंड्रीज नहीं रह गई। लेकिन हमें क्या करना है, नहीं इसकी बाउंड्रीज कैसे सेट होंगी। जैसे एक और कंसेप्ट है, लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में कितना हमें बॉदर करना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। देखो, अगर तुम एंटी सोशल काम नहीं कर रहे हो तो लोग कोई लोग कुछ कहेंगे नहीं, ये पक्की बात है। पहली बात, एंटी सोशल एंड अगेंस्ट लॉ नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि स्टार्टअप की जब बात कर रहे हो तो जो तुम्हारा आइडिया है, कंसीडर इट, टेक इट फॉर ग्रांटेड कि तुम्हारा आइडिया है एंड इफ यू कैनॉट फंड योर आइडिया, नो वन विल फंड। माइंड इट, बिलीव इट एंड एक्सेप्ट इट वेल, that if you can't fund your idea, that means your idea is worth nothing. पहली बात। दूसरी बात यह है कि try to understand your eligibility first. Do you know what is your eligibility? If you do not know your eligibility and you have an idea and you expect that the other person should fund my idea because I know my idea is worth, so that you are wasting your time and wasting other people's time. मैंने एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी भी देखी है जो आज की डेट में कॉलेजेस में है कि उनका सोच सिर्फ इतनी होती है कि कहीं एक जॉब लग जाए और हमारी लाइफ सेट हो जाए। हालांकि जॉब लगने के बाद कई तरह की परेशानियां उनकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे लोग नॉर्मली किसी आइडिया पे काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक विचार, एक आइडिया उनके लाइफ में है, कहीं किसी तरह कोई जॉब लग जाए। तो they are the failed people. The people who are trying to just get a job are failed people. The people who are knowing that I can work. Job means they are looking for salary, and people who are looking for work, they are bound to succeed and they are bound to get what they want. Okay. इसमें क्या फर्क है अगर हम जॉब के बारे में सोच रहे हैं कि कहीं एक जॉब लग जाए, या हम सोच रहे हैं कि हमें अपना काम करना है, इतना फर्क क्या है? कि जॉब में करो या अपना काम करो, बात एक ही है। बट काम जब करना है तो ये सोच करके करना है कि मुझे काम करना है, रिटर्न क्या मिलेगी वो तुम पहले ही डिसाइड कर लेते हो। अगर तुम्हारी वर्थ क्या, नॉर्मली आज की प्रॉब्लम क्या हो गई है कि वी डू नॉट बॉदर अबाउट आवर एलिजिबिलिटी, we try to work on our worth, whereas worth is always dependent on your eligibility and that eligibility is not known to you. एलिजिबिलिटी से आपका क्या मतलब है? हाँ, तो एलिजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि all the factors, if you are working, want to start a business, let us say startup, तो स्टार्टअप में तुम्हारा आइडिया है, योर आइडिया इज कि मैं ये चीज बना सकता हूं, बट बेचेगा कौन? उसके लिए रॉ मटेरियल है, वो कहां से आएगा? फिर उसके लिए, उसको बनाने के लिए लॉ क्या कहता है?
फिर उसके पास जो प्रॉफिट आएगा उसके लिए टैक्स का स्टेटस क्या है, कौन से बैंक में मैं अकाउंट खोलूंगा, कितने लोग मुझे चाहिए। तुम्हारा तो एक आइडिया था कि आई विल मेक दिस ऐप एंड इट्स वेरी गुड ऐप। हाँ जी। बट विद दैट आइडिया देयर आर 1000 मोर आइडियाज कनेक्टेड, उनके बारे में तुम कभी सोचते ही नहीं हो। यही तो कमी रह जाती है ना, हमारी प्रिपरेशन में कमी रह गई। प्रिपरेशन में कमी कहाँ रह गई, एक आइडिया को लेकर के तुम और 1000 चीजों को तुमने छोड़ दिया तो वो आइडिया किसी काम का है ही नहीं ना। इफ यू आर नॉट एबल टू थिंक कंप्लीट, तो एक पॉइंट पर सोच करके और काम करने की कोशिश करोगे तो यू आर वर्थ नथिंग एक्चुअली, अनलेस यू स्टार्ट थिंकिंग योर होलिस्टिक अप्रोच। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ होलिस्टिक अप्रोच, कि एक आइडिया मैं एक ऐप बना सकता हूं इज मीनिंगलेस। हाँ, कोई मेरे पास आया कि मेरे को ये ऐप बना दो और वो तुम ऐप बना करके दे देते हो, तो दैट इज नॉट योर आइडिया, माइंड इट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन के somebody has come with the idea and I am making an app for him, so that's not my idea. So most of the time this is the problem, that we are stealing the ideas. अच्छा, हम बेसिकली अपने आइडिया पे काम करने की बजाय हम मार्केट से ढूंढते हैं कि कोई आइडिया मिल जाए और उस पे काम करना शुरू कर देते। वही हो रहा है, वही रहा है। आप ये देखो कि एक शू स्टोर, मतलब जनरल, एक कितना अजीब सी बात लगती है कि उसको एक आइडिया है कि आई विल स्टार्ट सेलिंग शूज ऑनलाइन। हाँ जी। डू यू थिंक इट इज एन आइडिया? हाँ। कैसे? बेचने तो जूते ही है ना। नहीं, मैंने एक जूते की दुकान खोली, उस दुकान पे हर रोज 5 ग्राहक आते हैं, लेकिन अब मैंने उन जूते की दुकान को ऑनलाइन ले गई, तो हर रोज के सपोज 100 विजिटर्स हैं, जिसमें से 5 शॉपिंग कर लेते हैं। अभी पहले 10 कस्टमर्स आते थे, जिसमें से हार्डली 2 शॉपिंग करते थे। तो नेचुरली इट वाज अ गुड आइडिया कि मैंने अपने बिजनेस को ऑनलाइन मूव कर लिया। हाँ, तो पर बेचे तो जूते ही ना। तुम समझो बात को मैं क्या करूं, तुमने बेचने का तरीका बदल दिया। हाँ। तो फिर वो उससे क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ा ना? नहीं पड़ा ना। क्या पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ये वहम है कि वो फर्क पड़ा। वो आइडिया, अरे एक बात बताओ मेरे को, आइडिया था कि मैं इस तरह के जूते बनाऊं तो वो मैं बेचूंगा, कैसे बेचूंगा, दैट्स अ सेकेंडरी क्वेश्चन। यू हैव स्टार्टेड गोइंग फॉर सेलिंग। सेलिंग को एक आइडिया बना लिया तुमने कि यार यहाँ पर मैं इस एग्जीबिशन में मैं वो लगा लेता हूँ स्टॉल, तो मेरे बहुत जूते बिक जाएंगे। अरे यहाँ पर तो बहुत कम बिके, चलो उस एग्जीबिशन में स्टॉल लगा लेता हूँ, उस एग्जीबिशन में शायद ज्यादा बिक जाए। हाँ, तो इसमें क्या समस्या है? बट आइडिया इज दैट मैं जूते बेच रहा हूँ, कैसे बेच रहा हूँ इज नॉट ए आइडिया। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आइडिया इज दैट व्हाट प्रोडक्ट। हर चीज के लिए आइडिया चाहिए अश्विनी जी। मान लीजिए मैं जूते बनाए जा रही हूँ, बेचने के बारे में मेरा कोई विजन नहीं है, मेरे पास इतना पाइलअप इकट्ठा हो जाएगा स्टॉक का, मैं क्या करूंगी उसका? करेक्ट। तो दैट इज द प्रॉब्लम विद ऑनलाइन सेलिंग, कि तुम्हें 50 डिजाइन दिखाने पड़ेंगे और उसमें से 5 बिके, तो तुम 50 डिजाइन के जो तुम्हारा स्टॉक हो गया उसका क्या होगा? मैंने उन डिजाइन की सिर्फ फोटो दिखाई है, डिजाइन नहीं दिखाई। तो इसका मतलब तुम कहीं पर कॉपी कर रहे हो, तो कॉपी करोगे तो अगले दिन कोई केस करेगा और फिर तुम लॉ में अटके रह जाओगे, तो तुमने जो कमाया उससे ज्यादा तुम्हें देना पड़ जाएगा। और यही हो रहा है, दैट यू आर कॉपिंग द आइडियाज, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग वर्थवाइल, कॉपिंग ओनली यू आर डूइंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कॉपिंग एंड ओरिजिनलिटी। ओके, अच्छा अश्विनी जी एक बात बताइए कि अगर किसी पर्सन ने सेलिंग को ही अपना प्रोफेशन बना लिया है, तो उसने देखा कि इस जगह पे इस फेस्टिवल में, जैसे दिवाली आ रही है तो अब दिए की सेल अच्छी होगी, तो उसने कहीं से दिए लाया और दिवाली मेला में दिए बेच दिए। अब उसने देखा कि विंटर्स आ गई हैं, तो उसने कहीं से स्वेटर्स लाया और स्वेटर्स बेच दिए। उसके बाद उसने फिर वेदर देखा, सीजन देखा, फेस्टिवल देखा, उसके अकॉर्डिंग जो उस लोकेलिटी में ज़रूरत लगी वो उसने लाकर बेचना शुरू कर दिया। वो किसी प्रोडक्ट पे फोकस नहीं कर रहा, वो सेलिंग पे फोकस कर रहा है। करेक्ट। इसमें क्या समस्या आप देख पा रहे हैं? कोई समस्या नहीं है, सिर्फ है कि उसके पास स्टॉक इतना इकट्ठा हो जाता है, जब उसको बेचने जाता है तो वो कबाड़ी के भाव बिकता है, और फाइनली एंड ऑफ द डे ही रियलाइजेज, और दैट पर्सन रियलाइजेज कि मैंने जितना प्रॉफिट कमाया था उतना तो मैंने सारा कॉस्ट में खो दिया।
मतलब स्टॉक पाइलअप ना हो। नेचुरल होगा ही ना, क्योंकि तुम प्रोडक्ट को सीजन के हिसाब से बेच रहे हो। नेक्स्ट सीजन में वो काम आने वाला है नहीं, और इस सीजन में तुम्हें आइडिया था, देयर योर एस्टिमेटिंग कैपेबिलिटी विल वर्क, कि तुम 500 जूते बेच पाओगे इस सीजन में, मैं 500 आई विल सेल, तो यू विल हैव टू कीप ए स्टॉक ऑफ एटलीस्ट 700-800। हाँ जी। क्योंकि देयर मे बी चांसेस दैट आई विल बी ओवर सेल इट। हाँ जी। तो वो 300 जो 500 में से बिके 400, हाँ जी। तो वो 400 जो बच गए वो तुम्हारा डेड लॉस है। यू आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट, यू हैव लॉस्ट द कॉस्ट ऑल्सो। सो यू विल सेल द प्रोडक्ट एट ए मच हायर प्राइस टू एंश्योर दैट वो 400 अगर बच गए मेरे पास, तो भी मेरे को उसके बाद वो कॉस्ट को कट करके भी मेरे को पास कुछ पैसे बच जाए। So end of the day you will end up with that kind of money only which you deserve. Okay. एक और चीज, मान लीजिए किसी ने अम्ब्रेला बनाने शुरू किए, छाते बनाने शुरू किए, अब उसने ऐसी जगह पे उसकी शॉप है जहाँ पे ना बहुत ज्यादा धूप होती है और ना ही बहुत ज्यादा बारिश, तो नेचुरली उसके छातों की वहाँ जरूरत ही नहीं है। तो उसने वो छाते बनाने शुरू किए क्यों? बिना सोचे समझे कि मैं तो छाते मेरे को बनाने, वही हो रहा है आज के ये आईटी के अंदर खास ये प्रॉब्लम है कि मुझे जो है ये आता है, मैं ये बना लेता हूं, चाहिए या नहीं चाहिए वो बाद में देखेंगे। यू आर डेड, यू आर फिनिश। कि बिना सोचे जो मार्केट में चाहिए वो जब तक तुम नहीं बनाओगे, पहले ना रूल हुआ करता था फैक्ट्री लगाने का, either the raw material is available to my factory nearby or market is available to me in nearby. Naturally. इन दो में से कोई एक चीज जरूर पास होनी चाहिए। हाँ जी। और ऑनलाइन के चक्कर में मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। तो ऑनलाइन नियर बाय ही तो है। किसके नियर बाय? प्रोडक्ट भी तुम्हें कहीं से मंगाना पड़ रहा है और प्रोडक्ट भेजना भी तुम्हें कहीं पर पड़ रहा है, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। पास का क्या मतलब? पहले भी मुझे प्रोडक्ट खरीद के लाना पड़ता था, जाना पड़ता था, खरीद के लाना पड़ता था रॉ मटेरियल, फिर मुझे जाना पड़ता था शॉप तक और मुझे वही मैंने बेचना कहा, पड़ता पहले था। जो करते थे रॉ मटेरियल फैक्ट्री वहीं लगाते थे जहां पर रॉ मटेरियल बिल्कुल साथ में अवेलेबल है। हाँ जी। और या फैक्ट्री वहां लगाते थे जहां पर मेरे को एक काम करना पड़े, या तो सेलिंग का काम करने के लिए बाहर जाना पड़े या खरीदने का, दोनों काम नहीं करने पड़े। तो अश्विनी जी अब विश्व सिमट रहा है, तब नेचुरली मेरे ट्रैवल करना बहुत मुश्किल था और एक्सपेंसिव भी था। अब हमारे लिए ट्रैवल करना मुश्किल या एक्सपेंसिव अलग बात है, कोरियर इज चीप, तो मैंने कोरियर से रॉ मटेरियल मंगा लिया और कोरियर से ही अपने प्रोडक्ट को शिप कर दिया, तो ये एक अच्छा आइडिया है। करेक्ट, ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन वो 10 रुपए का प्रोडक्ट तुम्हें फिर 500 रुपए में पड़ेगा। ठीक है, सी इट इज योर चॉइस के 10 रुपए का प्रोडक्ट में 20% मार्जिन, नॉर्मली जो एवरेज मार्जिन रखा जाता है वो 20 से 15%, 15 से 20% का मार्जिन रखा जाता है। उसमें कुछ अपने एक्सपेंसेस निकलेंगे और नेट मार्जिन कुछ बच जाता है। अगर तुम 10 रुपए का प्रोडक्ट 500 रुपए में खरीदते हो, आई मीन यू कैन ऑलवेज बाय, बट डू यू थिंक इट इज अकल का काम? और तुम्हें बेचना ही पड़ेगा 500 का, क्योंकि उसमें हमें इतनी सारी कंटिजेंसी आ जाती है जिसका अकाउंट फॉर हमें करना पड़ता है। तो प्रोडक्ट 500 से कम हम बेच ही नहीं सकते, और 500 रुपए का प्रोडक्ट बेचकर भी नॉर्मली नुकसान होता है, फायदा नहीं होता बेचने वाले को। 10 रुपए की चीज 500 में बेचकर के भी प्रॉफिट नहीं होता, और पहले 10 रुपए की चीज को 15 रुपए में बेच करके भी मतलब लखपति बन जाते थे लोग। समोसा एक एग्जाम्पल, लोग 1-1 रुपए का समोसा बेच करके और 500 समोसे रोज बेचते थे। 1-1 रुपए का 500 रुपए आ गए मेरे पास, और 200 रुपए खर्चे मैंने, 300 रुपए मेरी जेब में आ गए। और नॉर्मली अगर मैं नौकरी करता तो मेरे को 100 रुपए मिलते, और मैं वो समोसे बेच करके 300 रुपए कमा लिए मैंने। अब देख लो तुम, वही समोसा जो कोई बड़ी दुकान है तुम ऑनलाइन मंगाते हो तो 50 रुपए का पड़ेगा तुम्हें, और फिर भी दुकानदार बेचारा जो है रोता ही रहेगा, क्योंकि उसको ये एस्टिमेट ही नहीं कर पाता कि मैं आज कितने समोसे बेच लूंगा। या तो उसमें समोसे कम रहेंगे या रॉ मटेरियल फालतू हो जाएगा। जी, तो यहाँ पे जो कमी है, जो हमारे विजन में कमी है, वो
क्या बेसिकली हमें क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए कि इस तरह एक्चुअली की समस्याएं हमें ना आए? सी, होलिस्टिक अप्रोच को जब तक तुम लोग नहीं समझोगे, कोई भी जब तक होलिस्टिक अप्रोच को नहीं समझोगे तब तक स्टार्टअप्स आर बाउंड टू फेल, एंड जॉब में यू विल बी ऑलमोस्ट ए फेलियर अगर होलिस्टिक अप्रोच यूज करके जॉब नहीं करोगे तो। आप होलिस्टिक अप्रोच से आपका क्या मतलब है? ऑल डायमेंशंस ऑफ द एक्टिविटी, जिस भी, अगर मान लो तुम जॉब कर रहे हो तो जॉब के लिए टीम मिलेगी तुम्हें, मतलब यू विल बी अ पार्ट ऑफ द टीम, और तुम्हें टीम मेंबर बनना नहीं आता तो तुम्हारी स्किल्स किसी काम नहीं आएंगी। वो स्किल्स अगर तुम्हें टीम मेंबर नहीं बनने दे रही है तो टीम बनेगी नहीं, टीम नहीं बनेगी तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा नहीं, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा नहीं तो जॉब कौन देगा तुम्हें, कौन रखेगा? सो फर्स्ट थिंग इज दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट यू हैव टू लर्न टू बिकम टीम मेंबर। अगर मैं टीम मेंबर बन भी गई तो इससे ये तो इंश्योर नहीं होता कि मेरा प्रोडक्ट बिक ही जाएगा, स्टॉक इकट्ठा नहीं होगा या मेरा रॉ मटेरियल नहीं बचेगा। जब तुम टीम मेंबर की बात कर रहे हो तो यू आर ओनली डूइंग ए जॉब। टीम का मतलब एंटायर टीम हैज टू वर्क, ऑल पीपल हैव टू बिकम टीम मेंबर। हाँ जी। तुम अकेले टीम मेंबर बन के क्या करोगे? ओके। टीम का मतलब है मिनिमम 2 पीपल। हाँ जी। फिर आज की तारीख में इतने डाइवोर्सेस क्यों हो रहे हैं? दैट दोज 2 पीपल आर नॉट एबल टू मेक ए टीम। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हमने टीम अच्छी बना भी ली और वो दोनों टीम में काम कर रहे हैं, दो लोगों ने मिलकर एक टीम बनाई है और समोसा बनाने की दुकान खोली है। अब वो दोनों टीम में ठीक से काम कर रहे हैं। एक ने डिसाइड किया कि मैं सामान लेकर आऊँगा, एक ने डिसाइड किया मैं बनाऊँगा। बेचने के लिए हमें कहीं नहीं जाना, लोग अपने आप आएंगे और खरीदेंगे। अब ये कैसे गारंटीड होगा कि सामान बिक ही जाएगा या हमारा रॉ मटेरियल कम नहीं पड़ेगा, खराब नहीं होगा, एक्स्ट्रा नहीं होगा? ये तो देखो, अगर तुमने समोसा बनाने की फैक्ट्री वहां लगाई है जहां पर लोग मीठा खाते हैं तो तुम्हारा समोसा बिकेंगे ही नहीं, एक भी नहीं बिकेगा। तो इसलिए टीम बनाने का मतलब ये है, मैं जब टीम की बात मैं कर रहा हूं तो आई एम मोस्टली टॉकिंग अबाउट के यू आर डूइंग ए जॉब, ए प्रोजेक्ट इज अलॉटेड टू यू, देन यू फॉर्म्ड ए टीम। टीम जो तभी बनाई जाती है जब एक प्रोजेक्ट होता है, तो ऐसी टीम बना करके बैठ जाओ और प्रोजेक्ट आएगा, नहीं होता है काम। टीम हमेशा प्रोजेक्ट के हिसाब से बनती है। तो जब प्रोजेक्ट आएगा, प्रोजेक्ट ला कोई और रहा है, एग्जीक्यूट कोई और कर रहा है, इंस्टॉलेशन कोई और करेगा और उसको मॉनिटर कोई और करेगा, क्वालिटी चेक कोई और करेगा, तो इतने सारे फैक्टर हैं। हाँ जी। तो वो सारे के सारे फैक्टर यू हैव टू टेक इन टू अकाउंट। सो विच इज पॉसिबल बाय कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट जो होता है वो उसमें ये ऑल डिपार्टमेंट्स आर देयर एंड विद इन द डिपार्टमेंट्स यू फॉर्म ए टीम फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो फॉर्मिंग ए टीम इटसेल्फ इज ए जॉब। हाँ जी। तो वो जब तक आप से नहीं समझोगे, नहीं ठीक करोगे, तब तक तुम कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते। फॉर्मिंग अ टीम इटसेल्फ इज अ बिग टास्क, इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ फैक्टर्स पे और ध्यान रखना है। अगर हम खासतौर से स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं, कि हमें लॉज हम फॉलो करें, फंडिंग हमारी अपनी होनी चाहिए, किसी से मांगने की नीड हमें ना पड़े, और तीसरा कि जो हम सामान बना रहे हैं वो वहाँ पे जहाँ हम बना रहे हैं वहाँ कंज्यूम होना चाहिए, कंज्यूम होगा, बिकेगा। तो इस ये हुआ प्रोफेशन के एंड पे ध्यान रखना कि हमारी लाइफ में फेलियर ना आए, तैयारी करना। अब पर्सनल लेवल पे हम अक्सर देखते हैं कि हमारी रिलेशनशिप्स बहुत बुरी तरह से शाटर कर जाती हैं, पति पत्नी की, माँ बच्चों की। अक्सर हमारे मन में डिससेटिस्फैक्शन रहता है किसी एक रिलेशन के लिए, दूसरे रिलेशन के लिए बातचीत कम हो जाती है, साथ रहते हैं लेकिन
वो रिलेशन बस नाम का रह जाता है, इनफैक्ट एक बोझ बन जाता है। ऐसा अक्सर देखने में आता है। यहाँ पे कमी क्या रही है? मोस्टली कमी रहती है अपने आप को समझने। ओके। दी 99% केसेस में हम अपने आप को नहीं समझते, दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। अपने आप को समझना, अगर हर इंसान सिर्फ अपने अपने बारे में सोचेगा तो परिवार नहीं बन मैंने सकता। सोचने को नहीं कहा है, समझने को कहा है समझने का मतलब कि मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मेरी एलिजिबिलिटी क्या है और मेरी परफॉर्मेंस क्या है, वेदर आई एम एबल टू बिकम ए टीम मेंबर और नॉट। टिल द टाइम all relations are not based on team concept of team, it is bound to fail. You cannot make a relation by binding. एक बड़ा बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट चला हुआ है मैरिज का। हाँ जी, कि हाँ, बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि मैरिज में लड़के और लड़की की एज देखी जाती है। हाँ जी। कि लड़के की एज, मतलब लड़की की एज 2 या 3 साल या 4 साल कम होनी चाहिए मेल से। जी। क्यों कम होनी चाहिए? ये माना जाता है कि लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं लड़कों के कंपैरिजन में। तो फिर तो लड़कियों को शादी करनी ही नहीं चाहिए। बड़ा होकर भी वो बच्चा रहेगा तो वो लड़की कभी उसको मतलब हमेशा बच्चा ही मान के चलेगी। अगर लड़की जल्दी मैच्योर हो जाती है तो कितना जल्दी? देखिए, फैक्ट तो यही है कि आदमी को बच्चे की तरह पालना पड़ता है। दैट इज अ फैक्ट, और ये हर पत्नी इस बात को स्वीकार करेगी। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। तो फिर तो समस्या कोई है ही नहीं, फिर तो समस्या कोई रही नहीं। झगड़ा किस बात का है? बच्चे तो शोर मचाते ही हैं, बच्चे तो जिद करते ही हैं, बच्चे तो कुछ भी कहते ही हैं, बच्चों का क्या है? फिर तो प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ भी। अगर ये मान के चल लो तो देन देयर कैन नॉट बी एनी प्रॉब्लम। कई बार फीमेल थक जाती है एक बच्चे का बोझ उठाते उठाते, और कई बार पुरुष भी नेचुरली, बेसिकली जो रिलेशनशिप्स में डिस्टरबेंस है उसका कारण मिसअंडरस्टैंडिंग में मुझे लगता है कि नहीं। एक्चुअली रिलेशनशिप में डिस्टरबेंस का प्राइम रीजन या ओनली रीजन इज दैट आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। ओके, दैट इज द की रीजन। सिंस आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, सो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द अदर पर्सन। अच्छा, अगर मैं अपने आप को अच्छे से समझता हूं तो फिर मैं दूसरे को बहुत आसानी से दूसरे को समझ सकता हूं। अश्विनी जी, यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट ऐसा बताना चाहती हूँ जो मैंने थ्रू आउट माई लाइफ समझा है जी। अपने आप को पढ़ना, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, जिसे हम अध्यात्म कहते हैं, अपने आप को अध्ययन करना, स्टडी और ओन सेल्फ, ये शायद दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, एक टीडियस काम है, और शायद कभी ना हो सकने वाला काम है। नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पर ये मेस है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड यू विल फाइंड दैट व्हाट यू आर। हम मिरर के सामने देखकर अपने आप को फिजिकली समझ सकते हैं कि मैं क्या हूँ, लेकिन अपनी डिजायर्स को समझना, अपने थॉट्स को समझना, अपनी इच्छाओं को जानना, कुंठाओं को समझना, अपने ट्रॉमास को समझना, जो भी मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन के कारण है उनको जानना, जो मेरे एस्पिरेशंस हैं उनको समझना, ये तकरीबन नामुमकिन है। You just stand in front of the mirror and ask the person visible in the mirror, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, and it will convey all. चाहे पुरुष हो चाहे फीमेल हो। हाँ हाँ, it doesn't matter, but you have to stand pure. प्योर मीन्स मतलब ड्रेस जो है वो रेलेवेंट होनी चाहिए। रेलेवेंट ड्रेस मीन्स, क्योंकि तुम अपने मिरर के सामने खड़े हो, तुम अकेले खड़े हो। ओके, तो देयर शुड बी ऑलमोस्ट नो बैरियर, कोई बीच में ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए। देन ओनली यू कैन आस्क क्वेश्चंस। ओके, तो अगर हमने ये अपने आप में एक नए तरह का मेडिटेशन आप बता रहे हैं। ये नहीं मुझे पता मेडिटेशन होता है क्या होता है, बट यू विल गेट द आंसर्स ऑफ योर ट्रॉमास और योर हैप्पीनेस, व्हाटएवर क्वेश्चंस यू वांट। कितने दिन ये प्रैक्टिस हमें करनी होगी? रोज ही हो जाएगा। जब भी तुम्हें प्रॉब्लम लग, आई मीन दिस एक्सरसाइज यू शुड डू एवरी डे। एक बार स्पेंड एट लीस्ट 10 मिनट्स विद योरसेल्फ। नहीं, ये तो सभी लोग बोलते हैं कि स्पेंड टाइम विद योर ओन सेल्फ। नो, विद द, नॉट विद योरसेल्फ, आई एम सेइंग स्पेंड टाइम विद द मिरर फॉर 10 मिनट्स, एट लीस्ट 10 मिनट्स। और वो भी अगर
सोने से पहले करोगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। ओके। जी। तो क्या इस प्रैक्टिस से हम लोग अपने आप को जान पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे? श्योर, 40 दिन में समझना शुरू हो जाएगा, पक्की बात है। ओके जी। तो ये तो अपने आप में आप एक जादू सा बता रहे हैं, और बहुत जी। डिफिकल्ट भी नहीं है ये करना। ये मुझे नहीं मालूम, पर इट वर्क्स। तो क्या हमें ये बोलना है, बोलकर सवाल तो सामने वाले से पूछोगे ना कि क्या प्रॉब्लम है, यानी कि साउंड एनर्जी भी होनी चाहिए, नेचुरली। क्योंकि हम मन ही मन में बात नहीं कर सकते, हमें बोलकर बात करनी है सामने वाले पर से। मतलब इतनी जोर से भी नहीं बोलने की जरूरत है, सारे उठ जाए। नेचुरली ये अकेले You are कमरे में करने conversing, वाली yeah, it is a exercise private conversation, so ओके, दैट इज सो ऑब्वियस Yeah. कि ये बिल्कुल ही प्राइवेट अफेयर है। yeah. लेकिन अश्विनी जी, मिरर तो कोई आंसर देगा नहीं, मिरर ही आंसर देगा, नहीं दे सकता, देगा। और वो हमारे ही तो दिमाग से उपजे हुए आंसर। ये मुझे नहीं मालूम, पर मिरर विल गिव यू आंसर। ओके। तो जितनी भी रिलेशनशिप्स में डिस्टर्बेंसेस हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये इनका रूट कॉज ये है कि हम अपने आप को नहीं समझते? हम अपने आप को बिल्कुल नहीं समझते, हम समझना चाहते नहीं एक्चुअली। सी द यहाँ की प्रॉब्लम इज दैट हम अपने आप को समझना चाहते नहीं, चाहते ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम मुश्किल काम नहीं है। हमें पता है हमारे अंदर कितना कबाड़ भरा हुआ है। Of course, प्रॉब्लम ये है, जब मैं दूसरों को देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि देखो कितना नीच है, कितना बेईमान है, कितना ईर्ष्यालु है, आसान है ये सोचना, लेकिन अपनी ईर्ष्या देखना, अपने आप को जानना, अपनी नीचताओं को देखना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसे एक्सेप्ट करना। आई डोंट केयर, कि- बट इफ यू स्टार्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, देन यू विल, if you want to understand yourself, fine. I mean, so the key is that if you want to understand yourself, then there is a procedure. If you don't want to understand, तो फिर तो कोई भी प्रोसीजर कोई कुछ काम ही नहीं करेगा। तो क्वेश्चन सिर्फ ये पूछना है कि तुझे क्या प्रॉब्लम है, या क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं? कुछ भी, एनीथिंग। 10 मिनट्स में एक ही क्वेश्चन पूछने से कैसे काम चलेगा? क्या ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मैं दुखी कुछ क्यों भी, नहीं एनीथिंग हूँ? यू आस्क, एनीथिंग यू आस्क। मतलब we can address ourselves as मैं also, we can address it When to- with respect to also. relations I am talking. हाँ, This we are talking with respect to relations. बेसिकली जो लाइफ फ्रस्ट्रेशंस हैं उनका हाँ, रूट कॉज तो उनके रिलेशंस ही लिए, है। उनके लिए। लोग करियर पे फोकस करने लगते हैं, लेकिन जो रूट कॉज मैं देखती हूँ कि हमें जो डिससेटिस्फैक्शन बना रहता है, उसका कारण रिलेशनशिप से So रहता है। this treatment or the procedure which I am telling you is for relations, to improve relations. टू इम्प्रूव माय रिलेशंस। Yeah. ओके, तो हमारे पास आज आपने 2 सॉल्यूशंस हमें दिए हैं। एक, मूर्ति से बैठकर हम बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन कौन सी मूर्ति से हम कंसल्ट कर रहे हैं, किस तरह की प्रॉब्लम है, वो इस चीज की एक्सपर्ट है कि नहीं, ये हमें जानना होगा। Yes, यानी very कि- very important. यानी कि क्योंकि हाँ। 1 करोड़ देवी, यहाँ पर मैं 33 करोड़ देवी देवता जो बताए गए हैं, 1 करोड़ देवता है और 32 करोड़ देवियां हैं। जी, तो तुम्हें देवता के पास जाना है, देवी के पास मत चले जाना गलती से भी, ये बता दूं मैं पहले ही। ओके। आई एम ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। और कोई देवता अगर कपलहुड में बैठे हैं, जैसे राम जी सीता जी के साथ बैठे हैं, या कृष्ण राधा के साथ, या विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ, तुम्हें देखो, अगेन पहली बात तो है, जो भी तुमने नाम लिया है ना, वो देवता नहीं है, वो उनके ऊपर है, मूर्ति दे आर तो- हायर लेवल। मूर्ति तो इन्हीं लोगों की मिलती है। क्यों? तो फिर अगर उसका मैं कुछ कर नहीं सकता तो हूँ। देवता कौन है? क्या हनुमान जी देवता हैं? हाँ, और कोई देवता के एग्जाम्पल? कुबेर। कुबेर की तो मूर्ति ही नहीं मिलती। देखो, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और कुबेर धन विष्णु, देते हैं, आपने कहा कि विष्णु, धन कोई नहीं देता, कुबेर तो विष्णु, धन देते हैं। देखो मुझे नहीं पता, मैं तो विष्णु ये कह रहा हूँ देवता कि हैं? विष्णु देवता है? विष्णु देवता है। कौन विष्णु देवता नहीं है? हैं? कौन देवता नहीं है? जो नाम तुमने लिए, युगलता में देवता कभी नहीं होते। अच्छा, देवता मीन्स देवता। वो आई एम अकेले टॉकिंग हैं। अबाउट प्रिसाइजली देवता। अच्छा, वही देता है, देवता ही दे सकता है और कोई दे नहीं सकता कुछ। अच्छा, यहाँ पे जब आप मूर्ति की बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें शिवलिंग भी इंक्लूडेड है? नहीं, यानी कि हम शिवलिंग को मूर्ति नहीं मानेंगे, है ही नहीं। वो तो एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी है सिर्फ। उससे बात नहीं करेंगे। कर लो। मैं तुम्हें चाहिए क्या, आंसर चाहिए या नहीं चाहिए, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर? आंसर ये चाहिए ना। तो फिर वो तो एनर्जी दे सकता है आप तुम्हें। यानी कि हमारे को अगर किसी कंसल्टेंट की जरूरत है, खासतौर से प्रोफेशनल एंड में, तो
तो हम किसी मूर्ति को कंसल्टेंट बना ले, देवता देवता की मूर्ति होनी उस चाहिए रिस्पेक्टिव देवता। और हमें पता होना चाहिए कि ये उसी चीज के एक्सपर्ट हैं। हाँ दूसरा, अगर हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है तो हम अपनी ही मिरर की इमेज को अपना कंसल्टेंट बना लें, लेकिन उसके सामने जाने का एक प्रोसीजर है कि वी शुड बी देयर विदाउट एनी बैरियर। नहीं, उसमें एक्चुअली एक दो कंडीशन और है जी। एक तो उसमें तुम्हें अपनी एलिजिबिलिटी लेवल पता होना चाहिए, इससे क्या होगा? तभी तुम अपने आप से बात कर पाओगे ना। मिरर से तुम बात कर रहे हो तो मिरर से बात तभी कर पाओगे जब तुम्हें अपनी एलिजिबिलिटी पता होगी। एलिजिबिलिटी लेवल मतलब एलिजिबिलिटी क्या है तुम्हारी, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी लेवल यू हैव गॉट, देन ओनली यू कैन टॉक टू द मिरर। मतलब मिरर से तुम ऐसे ही बात कर लोगे, देवता तो फिर भी एक मूर्ति है, उससे बात कर सकते हो तुम, और उसकी लैंग्वेज तुम समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे मुझे नहीं मालूम, बट मिरर के अंदर जो दिखाई दे रहा है वो तुम्हें अपना ही तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली। तो बस तो फिर तो हाउ विल यू अंडरस्टैंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, तो हाउ विल यू अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। एलिजिबिलिटी लेवल किसी एलिजिबिलिटी रीडर से ही पता कराना पड़ेगा। नेचुरली एक्सपर्ट के पास जाना ही पड़ेगा। एलिजिबिलिटी के बिना तुम मिरर के आगे खड़े रहो, 2 घंटे खड़े रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। ओके। यू हैव टू नो योर एलिजिबिलिटी। ओके जी। यानी कि सिवाय एलिजिबिलिटी रीडर के पास जाने के हमारे पास कोई और सोल्यूशन नहीं अरे है। एलिजिबिलिटी के बिना तुम कुछ क्या कर सकते हो? अनलेस यू नो योर एलिजिबिलिटी, वर्किंग एफिशिएंसी एटसेट्रा ऑल आर सेकेंडरी, वो तो चाहिए ही चाहिए, बट एलिजिबिलिटी पहले पता तो हो कि मेरी एलिजिबिलिटी है क्या। ओके, तो एन आइडिया कैन डेफिनेटली चेंज आवर लाइफ एंड एन आइडिया विल श्योरली चेंज आवर लाइफ, लेकिन किस डायरेक्शन में वो आइडिया मेरी जिंदगी बदलेगा मुझे नहीं पता। Correct. ये पता करने के लिए हमारे पास कई अपनी solutions एलिजिबिलिटी हैं। का पता होना चाहिए। अपनी एलिजिबिलिटी का हमें पता होना चाहिए और लॉज के अंदर रहकर ही काम करना है। टीम बनानी हमें आनी चाहिए। फंडिंग के लिए किसी के पास जाने की जरूरत पड़ रही है तो वो आइडिया ऑलरेडी फेल्ड है। रिलेशनशिप्स में डिस्टर्बेंस है तो अपनी एलिजिबिलिटी को जानकर मिरर से कंसल्ट कर सकते हैं। और वैसे किसी भी तरह की कंसल्टेंसी चाहिए तो किसी मूर्ति को कंसल्टेंट बना देवता। सकते हैं। देवता की मूर्ति, किसी नहीं। ओके, देवता की मूर्ति। जी। ये कृष्णीष्ट भगवान की मूर्ति, ब्रह्मांडीश की मूर्ति, क्या ये देवता है? हाँ, ओके। और ये जो श्री शिव भगवान का एक प्रतीक लगता है, क्या ये देवता है? कौन? श्री शिव भगवान, हाँ हाँ ये भी देवता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जितने भी तत्व बैलेंसर्स हमें तत्वालों में मिलते हैं या निश्चल मंदिरों में मिलते हैं, ये सभी देवता होते हैं। जी। ओके, तो अश्विनी जी, मुझे लग रहा है कि समय हो चला है, तो आज के लिए हमें इस डिस्कशन को यहीं पे एंड करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन रहा आपसे बातचीत करके। एन आइडिया कैन चेंज एवरीबॉडीज लाइफ, लेकिन किस इट विल डायरेक्शन श्योर चेंज, कैन नहीं है यहाँ पे, एनी आइडिया विल चेंज योर लाइफ। So try to understand that which change you are looking for. Okay, every idea will change your life, but you should understand what kind of change is You are going looking. to happen, and am I okay with that change? Yes. Uh, Is it that- acceptable to me or Is not? it acceptable to me or not? अश्विनी जी, आज के लिए इतना ही। प्रणाम है आपको और बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद आपका। टाइम साइंटिस्ट अश्विनी जी से बातचीत चल रही थी। एन आइडिया कैन श्योरली चेंज योर लाइफ। इस डिस्कशन को ज़रूर सुने, अपने नियर्स एंड ईयर्स को सुनाएं, समझें और अपनी लाइफ को अपने मन मुताबिक चेंज करें। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ कृष्णिका निधि कंसल, निश्चल मंदिर, क्रॉसिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद से। प्रणाम।